हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका केसरी आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। जिस प्रकार हम लोगों ने भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के विषय में बात किया था, ठीक उसी प्रकार जैसे व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, ठीक ऐसे ही हमारे संविधान के द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। हालांकि जो मूल संविधान था, वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस मूल संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं था। फिर बाद में संविधान संशोधन करके इन फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया, या कहें हमारे संविधान में इन्हें जोड़ा गया। तो आज हम इन्हीं मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में बात करेंगे। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है या जहां से प्रश्न बन सकता है वो क्या है, तो इसका वर्णन हमारे संविधान में किस जगह किया गया है। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका वर्णन कहाँ किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में। कहाँ? संविधान के भाग 4A यानी कि पार्ट 4A के अंतर्गत किया गया है। देखिए, कल की क्लास में आपने देखा कि संविधान के भाग 4, कहाँ? भाग 4, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद आता है भाग 4A। ठीक, इसी के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी, किसका? फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। तो ये रहा भाग की बात, पार्ट की बात। अब प्रश्न बनता है आर्टिकल की कि आखिर किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया है। तो कहाँ? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। कहाँ? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगर बात करें तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत दिए गए हैं, यानी कि हमारे आपके कुल 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक, तो सबसे पहले बात करें कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, या कहें प्रेरणा क्या है। ठीक, तो बात हो रही है किसकी? तो बात हो रही है स्रोत की या कहें सोर्स की। तो इसका सोर्स क्या है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR। क्या सोर्स है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR। और आपको एक चीज और बता दें, क्योंकि जो USSR है, पूर्व सोवियत संघ है, इसका विघटन हो गया, और जब विघटन हुआ तो यह कई देशों में बंट गया। लेकिन इस देश का जो उत्तराधिकारी हुआ वह रूस हुआ। कौन हुआ? USSR का उत्तराधिकारी रूस। ठीक, तो इसीलिए कभी कभी एग्जाम हॉल में पूर्व सोवियत संघ नाम न दे करके रूस नाम दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय या पूर्व सोवियत संघ लिखा हो या रूस लिखा हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। जो भी होगा आप उस पर टिक लगा करके एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक, तो इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है पूर्व सोवियत संघ। अब मैंने बताया क्या कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से इन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है? ठीक, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। कब किया गया है? तो यह किया गया है 1976 में। ध्यान रखिएगा, कब किया गया है? 1976 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक,
फिर बाद में एक और संविधान संशोधन होता है और उस एक और संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हमारे संविधान में और इस तरीके से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब बात करें कि आखिर इसको शामिल करने की, इसका संविधान में उल्लेख करने की कि हाँ, जिस प्रकार से हम व्यक्तियों को कुछ अधिकार दे रहे हैं, मौलिक अधिकार दे रहे हैं, उसी प्रकार से व्यक्तियों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। इसका सिफारिश कौन किया? यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक, तो एक समिति है, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ही इन मूल कर्तव्यों को संविधान में लाया गया था। किसके सिफारिश के आधार पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े अक्षर में लिख दे रही हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से उन्हीं की सिफारिशों पे ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लाए गए थे। ठीक, अब देखिए, मैंने पूर्व ही बताया कि संविधान के कहाँ भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया था और प्रारंभ में कितनी 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002, कौन सा? 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो कि 2002 में किया गया, उसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इस तरीके से टोटल कितने हो गए? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल बात करें, टोटल की बात करें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीयों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। अब ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ए नंबर का क्या है मौलिक कर्तव्य? तो ये क्या कहता है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, तो हमारा जो संविधान है उनका पालन करना है आपको। उनमें जो आदर्श दिए गए हैं, जो संस्थाएं दिए गए हैं, जो राष्ट्रध्वज है हमारा, राष्ट्रगान है, उनका क्या करना है? सम्मान करना है। तो ये है ए हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक, फिर बी यानी कि दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करे। तो ये बात कर रहा है स्वतंत्रता से संबंधित कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उसका सम्मान करें, उसका पालन करें। ठीक, सी हमारा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक, डी नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आपको देश की रक्षा करना है और अगर जरूरत पड़ता है और गवर्नमेंट आपका आह्वान करती है कि आप आइए अपना योगदान दीजिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो आपको क्या है? जाना चाहिए, ऐसा आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्णय करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक, अगला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो ठीक है, आपको हमारी जो संस्कृति है उसके महत्व को समझना होगा और उसका परिरक्षण भी करना होगा। ठीक, अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव की क्या करना है? आपको रक्षा करना है।
तो जो वन्य जीव हैं उनको मारना नहीं है, उनकी रक्षा करना है। पेड़ पौधों को उखाड़ना नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों को क्या है, लगाना है। प्राकृतिक जो संपदा है हमारी, उनकी क्या करना है, रक्षा करना है। साथ ही साथ उनके संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखना है। तो जानवरों को मारना नहीं है, उनके प्रति दया भाव रखना है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, अगला क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो आपको क्या करना है, पढ़ लिख करके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करना है। मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। ठीक, अगला सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी वस्तु है, जो पब्लिक की वस्तु है, उसका रक्षा करना है, हिंसा को नहीं अपनाना है। तो जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन के दौरान क्या होता है कि गवर्नमेंट के बसों को जला दिया जाता है, ट्रेनों को आग लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये सब कार्य नहीं करना है, बल्कि इनकी क्या करना है, आपको सुरक्षा करना है। ठीक, अब अगला क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। तो ऐसा कार्य करना है कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सभी का विकास हो सके। और अगला क्या कहता है, ये है 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि के नंबर को दर्शा रहा है। इसमें शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक, जो बच्चों के माता पिता हैं, अगर मान लीजिए माता पिता नहीं है तो जो उनके गार्जियन हैं, उनको क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु वाले अपने बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। और यही आर्टिकल है जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक, एक चीज आपको और बता दें, देखिए जब बात शिक्षा की करें, किसकी बात करें, तो बात जब हम शिक्षा की करते हैं, ठीक है, तो ये जो शिक्षा का वर्णन है, ठीक, इसका वर्णन आपको क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। कहाँ, मूल अधिकार, यानी कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का क्या है, अधिकार है। कौन से बच्चे, जो कि 6 से 14 उम्र के बच्चे हैं, तो ये उनका क्या है, अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है अनुच्छेद 21A। ठीक, उसके बाद ये जो शिक्षा है, इसकी बात कहाँ की गई है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी कही गई है। किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP के अंतर्गत भी की गई थी। आर्टिकल 45 जो कि कहता है कि जो 6 से कम उम्र के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना है और साथ ही साथ उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी करना है। ठीक, अब इसी के साथ साथ शिक्षा की बात कहाँ की जा रही है, तो इसी शिक्षा की बात फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत भी किया गया है। कहाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। तो सोचिए शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के विषय में सारी जगह बात हो रही है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, और चाहे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक, तो ये रहा शिक्षा से संबंधित कुछ पॉइंट। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य जो है उनकी प्रकृति के विषय में बात कर लेते हैं, उनकी विशेषताओं के विषय में बात करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है इनकी प्रकृति कैसी है, तो नॉन जस्टिएबल है। कैसी है, गैर न्यायोचित है। क्यों गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। क्यों गैर न्यायोचित है, क्योंकि अगर इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या सीधे न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है और न ही सीधे न्यायालय द्वारा सजा दिया जा सकता है। इसको कब लागू किया जा सकता है,
तो जब संसद इसके विषय में कुछ विशेष कानून बनाए तब जो है यह न्यायोचित हो सकता है, नहीं तो फिर ये कैसा है, गैर न्यायोचित है। यानी कि इनके पालन अगर आप नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ व्यक्ति कोर्ट केस नहीं कर सकता है। ठीक, तो प्रकृति कैसी है, नॉन जस्टिएबल है। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये केवल क्या, भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय लोगों के लिए है। जैसे देखिए, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि कुछ अपवादों को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए यह नहीं है। ठीक, तो ये रहा मौलिक कर्तव्य की प्रकृति के विषय में। और इसी के साथ हमारा जो मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक था ये टॉपिक समाप्त होता है। मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इन्हीं से प्रश्न बनता है। तो फिर चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।